मैं रिपीट कर देता हूँ जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज हम ब्लैंक चार्ट समझेंगे। ब्लैंक चार्ट वही चीज है जो आपका लगन चार्ट है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हम इसमें प्लैनेट्स को कंसिडर नहीं करते। प्लैनेट्स के कंसिडरेशन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी राशियों को या गुण धर्म को नहीं मान रहे, बल्कि हम उनकी प्लेसमेंट को नहीं मान रहे। यानी कि जो राशियां लिखी हुई हैं, हम उन्हीं के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। तो ब्लैंक चार्ट का पर्पस क्या है? जब हमारे पास प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, दशाएं हैं, तो हम उनका उन सबको छोड़ के केवल एक राशियों को पकड़ के क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि टोटल आप समझते हैं कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं, 12 ही हाउस होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की कोई ना कोई तो इन 12 में से लगन बनेगी जब भी उसका जन्म होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता उसकी 13 नंबर की लगन बन जाएगी। हाँ, मैंने ब्लैंक चार्ट ही बोला हितेश जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लग्न बनेगी वो इन्हीं 12 में से ही कुछ ना कुछ बनेगी। कोई 13वीं 15वीं तो बन नहीं सकती। इस 12 का मतलब क्या है कि भगवान ने हमारे लिए लाइफ स्टाइल के लिए हम कैसा लाइफ जिएंगे, हमारे कौन दुश्मन बनेंगे, किस तरह की चीजें हमको हेल्प करेंगी, तरह की चीजें हमको डिफिकल्टीज करेंगी, उन सब का एक प्लान बनाया हमारे लिए। और वो प्लान ही हमारा लगन का नाम है। यानी जब मैं मेष लगन बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरी मेष लगन है, तो ये प्री डिसाइडेड है कि मुझे लाइफ में इस तरह के लोगों से प्रॉब्लम आएगी, इस तरह के लोग मेरी हेल्प करेंगे, ये वाला तत्व मुझे परेशानी देगा, ये वाली बीमारी मुझे हो सकती है। या जैसे एयर एलिमेंट की बीमारी हो सकती है, तो एयर एलिमेंट में क्या हुआ, पेट में गैस बनना, मोटापा हो जाना। एयर का मतलब है ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू हो जाना, नसों के अंदर बबल बन जाना। तो इस तरह का इशू मेरे को फेस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे, ऐसे ही अगर आप कोई और भी लगन लेंगे तो सेम उसी लगन के ऊपर उसके लिए अलग परेशानियां हैं। हो सकता है मेरी लगन के लिए जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो किसी और लगन के लिए मैलेफिक चीजें हो, उसको खराब कर रही हो सकता है ना ये बात। तो हम उसको समझेंगे आज। ठीक है, तो आप सभी प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि आप अभी नए हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं पहले आपको उसे नोट करना पड़ेगा, तब आप एक चार्ट को ब्लैंकली प्रोसेस कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले राशि लिखिए, 1 से लेके 12 तक जो राशियां होती हैं, है ना? उन राशियों के आगे वर्टिकल लिखना, मतलब या जो भी वर्टिकली बोलते हैं शायद, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना, जिससे हम इनके आगे इनके स्वामी का नाम भी लिख सकें, है ना? अगर आपने लाइन में ही बैक टू बैक करके लिख दिया तो इसको ठीक कर लीजिए। मतलब हर राशि के आगे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट कर सकें, तो उस तरीके से लिखिए। ठीक है, ये लिख लिया सबने, तो मैं एक एक करके राशि के स्वामी आपको बता रहा हूँ। पहली राशि के स्वामी है मंगल। 2 नंबर के स्वामी हैं शुक्रदेव। 3 और 6 नंबर के स्वामी हैं बुधदेव। 3 और 6 नंबर के सामने लिखिए बुधदेव। 4 नंबर के सामने चंद्रदेव। 5 के सामने सूर्यदेव। 7 के सामने शुक्रदेव। 8 के सामने मंगलदेव। 9 और 12 के सामने लिखिए गुरु बृहस्पति या गुरुदेव। 10 और 11 के सामने लिखिए शनिदेव। ठीक है। अब इसमें 8 नंबर के सामने जो मंगल लिखे हैं, उन्हीं में कॉमा डाल के केतु देव भी लिखिए। अच्छा। और 11 नंबर में कॉमा डाल के राहु देव भी लिखिए, क्योंकि ये दोनों इन राशियों के पोल लॉर्ड हैं, यानी कि पूरे तरीके से
हैंडओवर नहीं दी गई है राशि, बट जैसे एक टेनेंट होता है घर के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा स्वामित्व रखता है कि मैं 2 बजे जाऊंगा, घर की लॉक की चाबी उसके पास होती है, पानी बिजली सबकी व्यवस्था। ऐसे ही ये दोनों इन राशियों के को लॉर्ड हैं। वृश्चिक राशि के केतु, वृश्चिक यानी 8 नंबर के केतु देव और 11 नंबर के राहु देव। ओरिजिनल लॉर्ड मंगल और शनि ही है। तो अब अगर हम इस चार्ट को समझें, मैं एक बार थोड़ा क्विकली हाउसेस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हमने पहले टाइम भी एक्सप्लेन किया। वो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो पहला हाउस स्वयं का है, जिसे लगन बोलते हैं। मतलब वो हाउस मैंने मेष लगन के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, जिससे समझने में इजी हो, कंफ्यूजन ना हो। तो पहला हाउस स्वयं का है। दूसरा हाउस धन अरे संपत्ति। फर्स्ट के सामने लिखेंगे फिर क्यों? फर्स्ट हाउस मतलब मेष के सामने लिखूं फर्स्ट, या अलग बना लूं चार्ट? नहीं, चार्ट की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाउस एक अलग पेज पे लिख लीजिए और उसमें लिखिए। अलग, ठीक है सर। अभी जो हमने लिखी वो राशि थी। हाँ अभिनव जी, आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अभिनव चौधरी जी, आपने अनम्यूट किया था कुछ पूछने के लिए, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप भी शायद यही पूछ रहे थे, आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस है स्वयं का। सेकंड हाउस है परिवार का और जोड़े हुए पैसे का, वाणी का। तीसरा स्थान है युद्ध स्थान, पराक्रम, हॉबी। हाँ अभिनव जी बताइए। सर ये पूछना था कि ये साउथ फेसिंग घर है मेरा, तो वो टंकी के लिए मतलब मतलब जो जो बाथरूम फ्रेश वाटर के लिए जो वाटर टैंक बनाना है वो बन नहीं पा रहा मेरा, और साउथ के अलावा कहीं कोई जगह है ही नहीं मेरे पास। इसका तो ऋतिका दी जवाब दे रख सकती हैं सकते आप। हो साउथ में, जी, रख सकते हो अभिनव साउथ में, रख सकते हैं। रख सकते हो जी। है ना, लेकिन कोशिश करो, अगर नॉर्थ छत में ऐसा तो हो नहीं सकता नॉर्थ वेस्ट में जगह ना हो। नॉर्थ वेस्ट में एक्चुअली क्या मैम कि वहाँ पहले रूम बन गया है, तो और वहाँ रूम पहले के सर ऊपर रख दो ना। वो मतलब ये जमीन के नीचे बनाना है मैम, वो साफ पानी के लिए, अरे जो अंडरग्राउंड ओवरफ्लो वाटर के लिए। टैंक। अरे क्या जी, फेसिंग घर है आपका अभिनव जी? साउथ साउथ फेसिंग में। तो अंदर बनाओ ना, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। अंदर ही बनेगा, ये बाहर नहीं बनेगा। यहाँ कहीं भी बनाओगे नुकसान में जाओगे 100%। टाइल वाइल तोड़ दो नीचे की, अभी नुकसान उठा लो 50,000 रुपए का, लेकिन बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। ना साउथ में बनेगा, ना साउथ वेस्ट में बनेगा, ना साउथ ईस्ट में बनेगा। ईस्ट में बन सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पैसा भी भरपूर आता रहेगा बराबर जिंदगी भर। और अगर नॉर्थ में बनाते हो तो क्या कहने, नॉर्थ में बना लो, नॉर्थ ईस्ट में बना लो, ईस्ट में बना लो, नॉर्थ वेस्ट में बना लो, साउथ में वो नहीं बनाओगे। वो मैम रूम एक्चुअली मम्मी पापा के रहने के लिए बनाया गया है, तो उसके नीचे बना रूम के नीचे बना लो मेरे भैया। बैग रखा हुआ ठीक है, हमें चीज मुझे नहीं ठीक पूछनी है, थी। हाँ रूम के नीचे बना लो, टाइल वाइल तुड़वा दो सब कुछ, है ना। और नीचे थोड़ा टैंक खोदने में तो कोई पाइप भी नहीं डलती है, जी खाली मैन पावर ही तो लगती है, इजीली हो जी। जाएगा। जब टुल्लू पंप लगाते हैं तब इशू होता है, टुल्लू पंप भी मत लगा देना साउथ ईस्ट में। अच्छा। वीडियो में डाला है, देखते क्यों नहीं है उसमें भाई साहब? मैम एक चीज पूछ रही थी मेरे को भी। बोलिए। मैम मेरे से नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट की। हम्म तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है एक, मेरा जो वो है स्विमिंग पूल आ रहा है सोसाइटी का, एक नॉर्थ में आ रहा है। बहुत एक आ रहा बढ़िया। है और एक आ रहा है बैक साइड, साउथ की साइड। हम्म और साउथ की साइड जो है बिल्डिंग्स भी हैं काफी बड़ी बड़ी, जो मेरी सोसाइटी हम्म। की हैं। देखो देखो, भास्कर जी, मान भास्कर जी लिखते हो आप नाम, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसा है कि आपके घर से जो चीज टच कर रही है वो ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। ओके। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि तभी तो इजीली एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी।
अगर आपसे 6 फुट 7 फुट 8 फुट 10 फुट दूर है कोई चीज, तो उसकी ऊर्जा का इफेक्ट आपके लेवल पे कम हो जाएगा। ओके जैसे मैम, मैं तो कि आपकी वीडियोस को ही देख के आपके प्रभावित होता घर हूँ। से 10 फुट आगे आग जलाई जाए, तो क्या आग का धुआं आपके घर में जल्दी आएगा? नो मैम नो। देर से आएगा। अगर वही आधे फुट आगे जलाई जाए, तो वो धुआं आपके पास जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही हाँ जी। ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं दिखती नहीं है। अब जल हम्म, तत्व हमको, है ना, खाली जल तत्व के रूप में ही तो दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी जो है, जो उसकी ऊर्जा है वो निकलते हुए दिख रही है हमको, बट उसके अंदर ऊर्जा है, तभी तो बिजली बन रही है उससे। हाँ जी। हवा में थोड़ी बिजली बन जा रही है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो मैम, तो फिर मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, मतलब चल जाएगा फिर? हाँ, काम चल जाएगा, दूर होना चाहिए बशर्ते। ये चीज आपको हाँ। देखना है कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे, दैट इज योर ड्यूटी, बिकॉज मैंने साइट नहीं देखी। हाँ मैं जी। आपको हाँ सिर्फ जी। इतना ही गाइड कर सकती हूँ। काफी दूर है मैम, वैसे तो एक हाँ नॉर्थ में का, है, नॉर्थ में भी दूर है। साउथ में जो बना है वो भी दूर है, लेकिन दिखता है घर से। नहीं, दिखने से कोई इफेक्ट नहीं है। दिखने से कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। ओके। उसका ओके कोई ओके। दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ओके ओके। ओके। ओके मोहन भैया, कंटिन्यू करिए, प्लीज कंटिन्यू करिए कंटिन्यू। सर, सॉरी टू इंटरप्ट। कोई नहीं। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है वो अच्छा है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस है स्वयं का, सेकंड हाउस है हमारा संचित धन का, वाणी का और परिवार का। और मारक होता है सेकंड हाउस हमारा। ठीक है। थर्ड हाउस युद्ध, पराक्रम, कम्युनिकेशन। फोर्थ हाउस घर का, मदर का, शांति का और मन। पांचवा, सभी लिख पा रहे हैं ना? अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, आप नहीं नोट कर पा रहे तो जस्ट लेट मी नो, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। सर पांचवा बस घर थोड़ा थोड़ा सा स्लो, बस थोड़ा सा स्लो, बाकी आप सही चल रहे हैं। ठीक है। अभी तक का लिख लिया जो बोला? हाँ जी सर, 4 तक लिख लिया। ठीक है। पांचवा घर है संतान, शिक्षा। ठीक है। पूर्व पुण्य। सर शिक्षा के बाद समझ नहीं आया। संतान, शिक्षा, पूर्व पुण्य। ठीक है। प्रारब्ध। छठा स्थान है शत्रु, रोग, कंपटीशन। सातवां स्थान शादी, पार्टनर, मारक। आठवां, सर हाँ, शादी, पार्टनर, थर्ड क्या मारक। बोला आपने? मारक मैं लिख देता मारक। ठीक है। ठीक है, मारक ना। हाँ ठीक है सर। हूं। आठवां स्थान मृत्यु, मतलब डेथ। एक मिनट, मृत्यु समझ आ रहा है ना? मृत्यु, आठवां स्थान मृत्यु का होता है, सडन हर्डल्स का होता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होता है। नौवां स्थान धर्म, गुरु, पिता। 10वां स्थान 10th हाउस वर्क का होता है, काम करने का स्थान है। 11वां स्थान इच्छा पूर्ति और बड़े भाई का होता है, पैसे की इनकमिंग का होता है, लाभ का। और 12वां स्थान मोक्ष का या लॉस का होता है। इतना सभी को क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? सर 11वां स्थान बड़े भाई का, लाभ का, और बस, बाकी तो बहुत सारी चीजें अभी मैं टेम्परेरी लिखवा रहा हूँ। तो लाभ और ओके बड़ा ओके। भाई। तो अब हमने दो चीजें नोट कर ली। हर राशि के स्वामी हमको पता है और हर हाउस के करेक्टरिस्टिक्स हमको पता है।
तो अगर हम देखें मेष लगन के लिए, तो मेष लगन के लिए हमने 2 हाउस मारक लिखवाए थे, दूसरा और सातवां। दूसरा और सातवां मेष लगन के लिए, दूसरा और सातवां, इनके स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्र। ठीक है, शुक्र। तो हम शु लिख लेते हैं। हमने 2 स्थान लिखवाए थे, एक एफर्ट का हाउस है युद्ध स्थान, तीसरा एक कंपटीशन शत्रुओं का स्थान है, वो है छठा। इन दोनों के स्वामी कौन है? बुध देव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेष लगन वाले व्यक्ति को कंपटीशन या एफर्ट कहाँ से मिलेंगे? बुध से मिलेंगे। और बुध हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं? बुध डिप्लोमेट होते हैं, बुद्धि से जीतते हैं, तर्क वितर्क से जीतते हैं। वो कभी फेस टू फेस फाइट करने नहीं आते। वो ऐसे जीतेंगे कि आपको उन बातों में उलझा देंगे जिन बातों का डबल मीनिंग निकलता है, या जिन बातों को तार्किक रूप से, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बहस कर रहा है मुझसे ये व्यक्ति, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना अपने बच्चों को, मुझसे बहस मत किया कर। या जब हमारी बॉस से कुछ बात हो जाती है तो बॉस हमसे कहता है कि बस बहस कर लो, काम नहीं कर सकते तुम लोग, यानी उल्टा जवाब देना जिसको बोलते हैं। तो मेष लगन वाले व्यक्ति ऐसे लोगों से युद्ध में हार जाते हैं, क्योंकि ये उनके खराब स्थानों के मालिक होते हैं। मेष लगन वाले को फेस टू फेस फाइट में हराना बहुत मुश्किल होता है। आप फिजिकली उसके साथ में भिड़ जाओगे तो उसके पास भी वो मेष लगन है, वो मंगल है, वो भिड़ सकता है आपसे, लड़ सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके पास। पर उसके पास क्या उसकी दुश्मनी है? उसकी दुश्मनी है बुध से। बुध उनकी कुंडली में 2 खराब स्थान के मालिक हैं। तो जब भी ऐसे व्यक्ति के सामने ऐसा दुश्मन आए जो फिजिकली उनसे नहीं लड़के उनकी फाइलों में कमी निकाल रहा है, उनकी बातों में कमी निकाल रहा है, उनकी बातों को पकड़ के उनके डबल मीनिंग निकाल रहा है, उनके लूप होल्स ढूंढ रहा है, अरे तुमने उस दिन बोला था कि मैं वहां गया हूं, पर रिपोर्ट के हिसाब से तो तुम वहां नहीं गए थे, कहीं और गए थे। तो ऐसे जो शत्रु होते हैं इनको नुकसान पहुंचा जाता है। इसीलिए मेष लगन वालों को ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए या बना के रखनी चाहिए, अदरवाइज ये उनको नुकसान पहुंचाता है। देन शुक्रदेव 2 मारक हाउस के मालिक होते हैं मेष लगन के। तो शुक्रदेव यानी कि फीमेल्स। फीमेल्स कौन सी? हमारी लाइफ में 2 तरह की फीमेल्स होती है, एक हमारी माताएं बहनें होती हैं और एक हमारी फ्रेंड्स होती हैं। जो भी फ्रेंड्स कैटेगरी की इनकी लाइफ में फीमेल्स हैं, उन सब के साथ हमेशा अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए। हमेशा उनसे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखना चाहिए जिससे वो इनसे बदला लें या इनको नुकसान पहुंचे। जब भी इनको लगे, चाहे ये किसी रिलेशनशिप में है, ऑफिस में है, कि अच्छा भाई इस लड़की से मेरी बात सही से बन नहीं रही है, ये मुझे किसी बात में फंसा भी सकती है, देन वहां से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वीनस इनकी कुंडली में इनको खराब करने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी वो सेकंड और सेवंथ के मालिक हैं। ये बात सभी समझ पा रहे हो जो मैं कर रहा हूँ? हाँ जी। अब इस कुंडली में अगर बुध और शुक्र एक साथ जिस भी हाउस या ग्रह को इफेक्ट कर देंगे, जैसे मानिए कि बुध जो है वो बुध और शुक्र 10th हाउस में बैठ गए, बुध और शुक्र 10th हाउस में बैठ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कुंडली के 4 घरों के स्वामी, जो 4 घर मुझे लाइफ में कष्ट देने वाले हैं, वो मेरे एक घर को इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे सबसे ज्यादा पेन कहां से आएगा? 10th हाउस से आएगा। यानी मेष लगन वाले के लिए बुध और शुक्र जिस किसी एक हाउस को इफेक्ट करेंगे मिलके, वो एक हाउस उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? ये सेकंड हाउस हमने लिखवाया था हमारी बची हुई सेविंग्स है, जो हमने पूरी लाइफ बचाया है। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स हैं, तो एफर्ट तो अच्छे होते हैं, मेष लगन वाला वैसे भी एफर्ट में कमी नहीं छोड़ेगा। छठा हाउस हमारा कंपटीशन का है, तो कोई भी ऐसी चीज लाइफ में होती ही नहीं है जो हमें बिना लड़े या बिना कॉम्पिटिट करे मिले। भाई आपने 12th का भी एग्जाम पास किया तो 50 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, तो आपने उनमें से कुछ बच्चों से ज्यादा नंबर लिए, इसलिए आप पास हो गए।
अगर आप सबसे कम नंबर लेते कंपटीशन में तो आप फेल हो जाते। आपने अगर कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, उसमें आपने कुछ बच्चों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए आपको कॉलेज में एडमिशन मिला और कुछ को नहीं मिला। तो 6th हाउस अच्छा है। और 7th हाउस हमारा शादी का या पार्टनरशिप का होता है। ये इनकी पॉजिटिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुध और शुक्र जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस से संबंधित इनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के। ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहां अगर कोई बोलता है कि अरे मेरा बॉस मुझे और लोगों को तो 6 बजे जाने देता है पर मेरे को वो 6 बजे ही काम बताता है, मैं छुट्टी पे जाऊं तो बोलता है नहीं काम रुक जाएगा ये रुक जाएगा। तो क्या हो रहा है, उससे वो एफर्ट करा रहे हैं क्योंकि उसके 10th हाउस में बुध और शुक्र का इफेक्ट है। बट वही एफर्ट उसको आगे चल के अपने कंपटीशन को यानी कि आगे हायर जॉब को पाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जितना काम कर रहा है उतना ही वो काम की टेक्निक सीख भी रहा है। लेकिन उस समय वो फेस क्या करेगा, वो बोलेगा मेरी जॉब से मैं दुखी हूँ, मैं इस जॉब को और नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि शुक्र मारक हाउस के स्वामी है और बुध रोग हाउस के स्वामी है ना, 2 और 7 मारक हुए जो हमारी हेल्थ खराब करेंगे। और मर्क्यूरी जो है बुध, वो छठे हाउस के रोग के स्वामी है। तो यदि ये एक साथ किसी राशि, हाउस और उसके स्वामी को इफेक्ट करते हैं, जैसे हाँ, चलो यहीं बिठाते हैं जहां हमने पहले ही बिठाए थे। बुध और शुक्र यहीं बिठा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम मान लेते हैं कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो चंद्रमा भी यहीं बैठे हुए हैं स्वराष्ट्र। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 4th हाउस, 4th नंबर की राशि और 4th लॉर्ड को इफेक्ट कर दिया एक साथ। किया कि नहीं किया, कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को 4th हाउस यानी कि 4th हाउस में हमारा हाफ हर्ट आता है और लंग्स आते हैं। और चंद्रमा हमारी बॉडी के वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वाटर रिलेटेड डिसीज बहुत जल्दी हो जाए। समझ पा रहे हैं ये बात, है ना। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए और वो रिश्ता भी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड को भी देखा है, 4th लॉर्ड और राशि दोनों को देखा है, तो 4th लॉर्ड यानी चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएंगे, यानी मदर को भी कष्ट पहुंचेगा। इस तरीके से हम ब्लैंक चार्ट को करते हैं। आप में से किसी की मेष लगन हो या आपके करीबी की किसी की हो तो उस पर करके देखिएगा। बहुत इजी मेथड है ये, इनकी लाइफ का प्लान हम बता रहे हैं। इसमें जैसे जैसे प्लेनेट ऐड होते जाएंगे उनका एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, उस हिसाब से वो इफेक्ट बढ़ेगा और बदलेगा, है ना। द सेम वे आप देखोगे इनका 10 और 11 एक साथ आता है। तो कर्म और लाभ, ये जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना लाभ मिलता जाएगा। ये मेष लगन का लाइफ चार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो बताइए। एनी डाउट्स लेफ्ट? नो मैम, डाउट तो नहीं है। बाकी धीरे धीरे सीख जाएंगे काफी आप लोगों की हेल्प से। हाँ जी। भैया आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैं भी आप लोग को आज बहुत सुंदर टॉपिक समझाती हूँ, जी। लग्नेश के बारे में। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कैसे करूँ, है ना। मेन चीजें तो कोर्स में ही हो पाती हूँ, बट फिर भी आप सभी के लिए कोशिश करती हूँ कि डेमो में मैं कर पाऊँ। बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, दे दे आर मैसेजिंग मी। सो कैन यू शेयर द स्क्रीन वंस भैया, द सिमिलर स्क्रीन यू वर शेयरिंग, पेंट वाली? ओके, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज अ कंप्लीट ब्लैंक चार्ट। ओके। और ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तभी आएगी किसी को भी जब हम प्लैनेट्स को डीपली समझ पाएंगे, हम हाउसेस को अच्छे से याद कर पाएंगे, और उससे मेन चीजें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को अच्छे से याद कर पाएंगे।
ठीक है, जो कि हम शॉर्टली आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से मोहन भाई ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब आज आप एक नया टर्म सीख लीजिए, लग्नेश। बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से आपने सुना होगा लग्नेश। व्हाट इज लग्नेश? कोई जानता है लग्नेश क्या है? ऑलमोस्ट जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं सभी ने एनरोल कर रखा है कोर्स में। सुनील जी ने भी कर रखा है, गीतेश जी भी, आकांक्षा जी गई उन्होंने भी कर रखा है। आई थिंक बस मान भास्कर जी नहीं है हमारे कोर्स में। जी करूंगा करूंगा मैम, जल्दी करूंगा मैं। एक्चुअली मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मेरे को टाइम मिला तो मैं आया। मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था काफी टाइम से कोर्स में इनरोल कराने के लिए। हाँ, तो आपको कोर्स में एनरोल करना है, वी विल सेंड यू द ब्रोशर। हाँ आप जी हाँ उसकी जी, श्योर। बुकिंग करना। ठीक है। श्योर मैम श्योर। तो बिकॉज हमारा जो है बैच कंप्लीट होने वाला है। ओके जैसे बैच कंप्लीट होता है हम स्टार्ट कर देंगे, है ना? ओके ओके। हाँ। तो मैं जल्दी करता हूँ, मुझे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, आप मुझे मैसेज डाल देना, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। कोई इशू नहीं मैम, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है। तो लग्नेश आपने कई सारे लोगों से सुना होगा, व्हाट इज लग्नेश? लग्न यानी कोई भी जातक की एक्चुअल ऊर्जा, वो जातक, आप ऐसे समझिए वो जातक लग्न है। ईश का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता रहे हैं, दैट इज लग्नेश। ठीक है। तो जैसे कि हम किसी को पुकारते हैं कि ये फलाने जी के बच्चे हैं इसके, तो ऐसे ही समझ लीजिए हम लग्नेश को बोलेंगे, यानी मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। एंड व्हाट इज लग्न? ये कुंडली को तो लग्न चार्ट कहते हैं, लेकिन इसमें जो लग्न, लग्न यानी मेरी पर्सनालिटी, जो भी जातक है उसकी पर्सनालिटी। तो ये जो फर्स्ट वाला हाउस आप देख रहे हैं जिसपे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है? लग्न है, यानी मेरी पर्सनालिटी है किसी भी चार्ट की। आप ये वाली अगर लग्नेश को देखना अच्छे से समझ गए, आप किसी भी ब्लैंक चार्ट पे अच्छे प्रिडिक्शन कर सकते हो। आपको नाम नहीं पता, किसी का कैरेक्टर्स नहीं पता, आप उनको छूटते ही बता दोगे कि तुम्हारी पर्सनालिटी तो बहुत इमोशनल है, तुम्हारी पर्सनालिटी तो बहुत बोल्ड है। या फिर कई बार क्या होता है, मैरिजेस के टाइम पे बहुत जरूरत पड़ती है ये चीज। जैसे किसी ने किसी से मैरिज करनी है तो चार्ट आया, ब्लैंक चार्ट, कि ये लड़की पसंद आ रही है जी, इसका क्वालिफिकेशन अच्छा लग रहा है, चार्ट देख के बताइए कैसा है। तो आपने कई सारे ज्योतिषियों को देखा होगा, वो बता देते हैं एकदम बोल्डली कि ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़का तो ऐसा है, और वो होता भी है ऐसा। वो कैसे बता पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ लग्नेश की ऊर्जा को देख करके। तो हमको अपने चार्ट में सबसे पहले ये देखना है मेरा लग्नेश कैसा है। अब लग्नेश की कई सारी पोजीशंस हैं, मैं तो हो गई वहां पे। ठीक है। अब मेरी पोजीशन क्या है? देखो, डिपेंड ये करता है, भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पे लाया, इस मृत्यु लोक पे उन्होंने मुझे कर्म के लिए लाया, एक चक्र के लिए उन्होंने मुझे भेजा, कि मेरे पिछले जन्म में फलाने कर्म पेंडिंग रह गए थे, या पिछली योनि में मेरा जो भी पेंडिंग रह गया था, वॉटेवर, वो पूर्ण करने के लिए मुझे भेज दिया उन्होंने। ठीक है। अब उन्होंने मुझे इस प्रकार से भेजा, मेरी चार्ट इस प्रकार से बनाई कि मेरे सारे कर्म का चक्र इस चार्ट में है, सारे कर्मों का चक्र है। उन्होंने टाइमिंग इतनी यूनिक और बेस्ट सेट करी मेरी, इस तरीके से सेट करी कि जो मेरे कर्म है वो एक चक्र में अलाइन हो गए। ठीक है। अलाइनमेंट समझते हैं आप लोग? गीतेश जी, सुनील जी, जी भास्कर जी जी। समझते हैं। अलाइनमेंट, किसी भी चीज को अलाइन करना, यानी उसको प्रॉपर लाइन से लगाना। आप लोग सुन रहे हैं? दो लोग, भास्कर जी एंड सुनील जी। हाँ जी जी मैम, बिल्कुल डीपली सुन जी रहा हूँ मैम, मैं तो। हाँ। सुन रहे हैं मैम, सुन रहे हैं। हाँ ना, नहीं आ जी रहा कुछ भी ना इस मैम वजह आप नहीं, सुन बता रहे से। हैं इतने मैम, अच्छे सुन से रहे हो, मेरा दिमाग ही कहीं नहीं, मतलब आपकी बातें सुने जा रहा हूँ बस। हाँ। रहे हैं। तो कहने का मैं मतलब तो मेरा पटाने में वैसे ही आ गया हूँ। हाँ, तो अलाइनमेंट जो है होता है, बेटा, पटाने में तो मैं वैसे ही आ गया हूँ। अलाइनमेंट जो होता है हमारे कर्मों का, वो सारी चीजें यहाँ पे आता है। इसीलिए आपने देखा होगा एक टाइमिंग पे अगर एक अस्पताल में 2 बंदे भी पैदा होते हैं ना, तब भी उनकी जीवन सेम नहीं होता जी। जुड़वा बच्चों तक का सेम नहीं है, वो तो छोड़ दो आप। एक माँ की कोख से 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बाद बच्चे पैदा हुए, तो भी सेम नहीं। कितना कर्मों का अलाइनमेंट डिफरेंट है।
तो हमको किसी भी जातक की कुंडली देखने से पहले, कोई भी, ये तो एक ऐसी चीज है जहाँ पे देख के ही बहुत चीजें जज कर सकते हो किसी भी जातक के बारे में कि उसके जीवन कैसा होगा। ठीक है, उसका लग्नेश कहाँ बैठा है। अब हमारी वैदिक ज्योतिष में कुछ स्थान बड़े अच्छे बताए गए हैं और कुछ स्थान बहुत शुभ नहीं बताए गए हैं। अब शुभ स्थान क्या बताए गए हैं, इन्हें ध्यान दो। ये जो आपको बर्फी जैसी दिख रही है ना, चार, 1 4 7 10, ये जो चार बर्फी दिख रही है आपको बीच में, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, ये एक बर्फी आती है ना काजू कतली, इससे याद कर लो। ठीक है, ये जो चार काजू कतली है ना बीच में, ये अच्छी है, बहुत अच्छे स्थान है ये। इनको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर्स, केंद्र बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये जो आपको तिकोने दिख रहे हैं ना, आदि काजू कतली। हाँ, ये आधी काजू कतली और वो भी नीचे वाली। ठीक है, तो समोसा कह सकते हैं इसको, 3 कोने वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो समोसे हैं नीचे वाले, इनको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? त्रिकोण कहते हैं। त्रि यानी तीन, तीन कोण, जिसके 3 कोण होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो ये जो समोसे हैं इनको बहुत अच्छा बोलता है, जिसको मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। बीच वालों को विष्णु स्थान और साइड वालों को लक्ष्मी स्थान कहते हैं, आपको याद होगा। तो ये जो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान है, बहुत शुभ और बढ़िया स्थान है। अगर मेरा लग्नेश इन किसी 6 स्थान में से कहीं भी बैठ जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब मेरा लग्नेश कैसे मुझे पता लगेगा कौन है, ये आप लोग सीखेंगे भी धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर इज रूल्ड बाय मंगल, एरीज। ठीक है, तो हम पकड़ेंगे 1 नंबर प्लस एरीज कहाँ पे है, यानी मंगल कहाँ बैठा है। माँ से मंगल, जब आप कुंडली देखेंगे तो माँ लिखा आता है, आप देखना कभी। ठीक है, आप किसी भी फ्री एप्लीकेशन पे डाल के देखना, या आपकी कोई कुंडली बनी हो उसमें माँ लिखा होगा, दैट इज मंगल, मार्स। तो अगर वो इन काजू कतली या समोसे में से किसी में बैठा है, तब तो जी बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, मतलब वो जातक के जीवन में अच्छी परिणाम रहेंगे। क्योंकि विष्णु की, विष्णु स्थान की और केंद्र स्थान और लक्ष्मी स्थान की जो ऊर्जाएं हैं वो काफी पॉजिटिव है। मैम कौन से होते हैं विष्णु, लक्ष्मी और केंद्र? एक बार आप, केंद्र ये तो जो 1 4 7 10 हो गया। काजू कतली हम्म। है, ये विष्णु स्थान है। एंड दी समोसास आर द लक्ष्मी स्थान। मैम मैम ये क्या जो, नंबर? मैम ये जो 1 4 7 10 है, ये है विष्णु स्थान। हम्म। और एंड दी, लक्ष्मी स्थान ये 2 3 5 6 8 9 और 11 12। नो, तो 5 and 9, फाइव फाइव एंड एंड नाइन नाइन या 5 ओके। भैया, आप कर्सर से मार्क करो बिकॉज आई एम मार्किंग फ्रॉम हेयर, बट इन लोगों के पास बराबर नहीं पहुंच रहा। मम्मी पानी चल दो इसको, ओके। है ना। केंद्र हाउसेस और त्रिकोण हाउस मार्क करने। हाँ जी, एक त्रिकोण मार्क कर दीजिए, इनको केंद्र तो पता लग गए त्रिकोण हैं। 5 और 9 है ना? 5 and 9 आर द त्रिकोण, लक्ष्मी स्थान। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का लग्नेश बैठता है तो ये बहुत बढ़िया रहता है, बहुत सुंदर, अति उत्तम। उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उस जातक को मिल जाएगी लाइफ में। देखो तकलीफें सबको आती हैं, नरेंद्र मोदी जी तक तकलीफें आ रही है, देश के राजा हैं, द पावर, सबसे पावरफुल नेता है वर्ल्ड के, उसके बाद भी उनको तकलीफें आ रही है। ठीक है, तो हम तो बहुत आम मनुष्य हैं। और आप लोग अपने माइंड में आज ये चीज सेट कर लो, सभी लोग, मैं सबसे ये चीज कहती हूँ ड्यूरिंग कंसल्टेशन ऑल्सो, ये मृत्यु लोक है, हमने कुछ मिस्टेक करी है तभी हम इस यहाँ पे आए हैं, कुछ कर्म पेंडिंग है हमारे, खराब भी अच्छे भी। ठीक है, कुछ ना कुछ पेंडिंग है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें सब कुछ झेलना है। ये मत सोचना जीवन में कभी भाई सब कुछ अच्छा ही होगा, किसी के जीवन में नहीं होता, जी मैम, नेवर। सही कह रहे हो। ठीक है, अब हम लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बारिश रोक दो, मुझे ये करना है। आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, भगवान कितनी भी बारिश हो बट आप मुझे क्षमता दो उसको झेलने की, मुझे हम्म। ऊर्जाएं दो। देखो वो नेचुरल चीज है, आप उसको नहीं रोक सकते।
तो हम प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते। हम लाइफ में प्रार्थना करते हैं, भगवान ही ठाकुर जी प्रॉब्लम्स ही खत्म कर दो मेरी सारी। इट इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। प्रॉब्लम तो ऐसे ही आप ये समझ लो, आ, एक के पीछे एक बस लगी रहती है जीवन में। बट हम भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर सकते हैं, आप हमें शक्ति दो उनको सॉल्व करने की। ठीक है जी। चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक, केंद्र एंड त्रिकोण। अगर यहाँ पे हमारा लग्नेश है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो क्या? अगर इन स्थानों पे नहीं है तो ऐसे 3 स्थान नोट कर लीजिए जहां पे लग्नेश थोड़ा सा टफ सिचुएशन में चला जाता है। उसको लिखिए, उसको बोलते हैं 6, 8, 12। ये जो भैया ने रेड मार्क कर दिए हैं, 6, 8, 12, ये हमारे स्थान है। अगर यहाँ लग्नेश आता है, आप कुंडली खोल के देखो किसी 40 या 50 साल के व्यक्ति की, अगर उसका लग्नेश 6, 8, 12 में है तो उसको पक्का मतलब काफी कष्ट आए होंगे जीवन में। क्योंकि ये कष्ट के स्थान है, तीनों दुख के स्थान है। जिसमें से छठा स्थान हमारा रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो कई लोगों को आप अपने जीवन में पाओगे, वो कहेंगे कभी हम चाचा जी की बीमारी में लगे रहे, कभी हम ताऊ जी की बीमारी में लगे लगे रहे, कभी हम हमारी पत्नी की शादी हुई तो उसकी बीमारी में लगे रहे, हमारे बच्चे पैदा हुए तो उनकी बीमारी में लगे रहे। तो उनका लग्नेश छठे घर में हो सकता है या छठे घर के प्रभाव में हो सकता है। ठीक है। कई लोगों को आप देखो कि जीवन में केस ही लड़ते रहे जी। हम जब से 15 साल के हुए हमने फलाने केस लड़े, वो प्रॉपर्टी हमने क्लियर कराई, वो क्लियर कराई, फिर वो कराई, इसकी कराई, उसकी कराई। शत्रुता, कई लोगों की इतनी भयंकर शत्रुता हो जाती है कि जैसे मान लीजिए, आजकल तो खैर लोग बहुत सारे केस भी करने लग गए हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, बहुत आसान है आजकल भारत में। और आपने देखा होगा ऊपरी टोने टोटके कर देते हैं लोग। कई लोगों से आप मिलोगे जो कहेंगे जी हमारे तो, हम ये काम करते थे, हमारे पर किसी ने फलान फलान कर दिया, टोटका कर दीजिए, हम तो परेशान ही परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या रिकमेंड करेंगे कि आपका लग्न छठे में है। छठा घर सेवा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना। छठा घर सेवा का, अगर ऐसे लोग सेवा में एक्टिव हो जाए तो बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। या फिर छठे घर के से रिलेटेड ही किसी काम में एक्टिव हो जाए, ऐसा आदमी लॉयर बन जाए तो उसका जीवन ठीक चलेगा। भाई उसका छठा घर ये कह रहा है कि जीवन में लड़ाई झगड़े ही करेगा, रोग ऋण शत्रुता का है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो है ऐसे केस सॉल्व कराता हो जिसमें लोगों के पैसे फंस गए। आपने देखे हैं ऐसे वकील, है ना, ऐसे केस सॉल्व कराता हो सकता है वो। ठीक है। हो सकता है छठे घर के एट्रीब्यूट्स में वो मेडिकल फील्ड में ही चले जाए कि जी वो लगभग लगभग 16 घंटे दिन के अस्पताल में ही रहता है। छठे घर के एट्रीब्यूट्स अगर उसकी कुंडली में आ रहे हैं तो हो सकता है वो मेडिकल फील्ड में चले। तब भी तो जब हम मेडिकल लेन का देखते हैं तो छठे घर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 6th हाउस क्या है? जो लोग नर्सिंग में होते हैं, मेडिसिन वाली फील्ड में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली, उनका हम छठे घर का कनेक्शन देखते हैं। हम पढ़ाएंगे आगे आपको मेडिकल वाले में। ठीक है। अब बात करते हैं 8वें घर के एट्रीब्यूट की। किसी का लग्नेश 8वें घर में अगर आ जाए तो 8वां घर डीप गहरा समुद्र है। क्या है? डीप गहरा समुद्र। तो जो गहरा, और ऐसा समझ लीजिए गंदा पानी भी है यहाँ पे, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र में गंदा पानी, नमकीन खारा पानी होता है ना। समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप, उल्टी कर दोगे, कुल्ला कर दोगे। कभी कोई गया हो समुद्र के पास तो उसे पता होगा इजीली, आप नहीं पी सकते समुद्र का पानी। तो ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी जादू टोने टोटके होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोगों की सोल जो है अष्टम में चले गए ने गड्ढे में चले गई। जीवन में उठने में बहुत कठिनाई आती है ऐसे लोगों को, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं लाइफ में। 8वां घर हमारी लाइफ में हर्डल का है। बार 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 हर्डल आ रही, रुकावटें आ रही है। ऐसे लोगों का एक काम बनता है, जी रुक गया, स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, अब नहीं हो रहा, अब नेक्स्ट पे कूद पड़े, नहीं हो रहा, वो भी रुक गया। आप कई लोगों से जीवन में ऐसे मिलोगे। तो ऐसे लोगों को क्या रिकमेंड करा जाता है? 8वां घर मेडिटेशन का है, समाधि का भी है, ध्यान का भी है। तो अगर ऐसे लोग मेडिटेशन में, ध्यान में
अगर एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन बदल जाता है। इसीलिए आप देखना, कई लोग मेडिटेट करने लग जाते हैं, कई लोग डीप गहराई ध्यान में भी लग जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का ध्यान हो, उनका जीवन बदल जाता है। ये पहले ड्रिंक करते थे, हटफगर गंदा पानी तो है ही है, ड्रिंक्स भी वही है, अल्कोहल भी, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्मेंट करते हैं फ्रूट्स को, गंदा पानी ही तो है, दैट इज फर्मेंटेड फ्रूट्स ओनली, ठीक है। और कच्ची दारू ले तो फर्मेंटेड भी नहीं है, दैट इज सिंपली केमिकल हेली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कई लोग को आप देखोगे ड्रिंक्स करते थे बहुत, या जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, बट आठवें घर का एट्रीब्यूट अपनाया, क्या अपनाया, मेडिटेट करना चालू कर दिया, उस दिन से उनका जीवन बदल गया। सदगुरु मिल गए, जप करना चालू कर दिया, उस दिन से उनका जीवन बदल गया। मिले हो आप कभी ऐसे लोगों से? नो मैम। अब मिलना, अब आपको मिल जाएंगे, मैम क्योंकि अब आपके सदगुरु के माइंड में पास आ कैसे गया। ले जाना है? मैं आपको मिले जानती हूँ किसी जरूर को। होंगे भास्कर जी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आपके माइंड में ये चीज आ गई ना, अब आप ध्यान जरूर देंगे और 100% मिलेंगे आपको। क्या कह रहे हैं? आप मिल गए मैम गुरु। नहीं देखो, हम तो बस गुरु क्या, हम तो गुरु की उपाधि नहीं मानते अपने आप को, हम भी एक लर्नर है, हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी को सिखाने की, जी ठीक है। जी। गुरु मैम की मेरा उपाधि क्वेश्चन है बहुत लेकिन आगे एक, आती है। बोलिए गीतेश जी। मेष लगन के बंदे का, जिसका शुक्र भी 10वें में है और हाँ, मंगल वृश्चिक राशि में 8वें में है, इसको सदगुरु के पास जाएगा कैसे ये बंदा? ये बंदा जाएगा भी तो नहीं ना सदगुरु के पास? जाएगा जाएगा समय। अब मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, फर्स्ट या सेकंड में डेमो क्लास में, कि जब तक महादशा अंतरदशा नहीं आएगी, तब तक आपको वो फल नहीं देगा। अभी तो आएगी ही नहीं, अभी शनि, अभी बुध, अभी बृहस्पति चल रहा है, फिर शनि आएगा, आनी ही नहीं, इस जन्म में नहीं आएगी, मेरे नहीं ख्याल भी से आएगी मंगल तो की दशा। प्रत्यंतर जब आएगी ना, हम्म। प्रत्यंतर जब आएगी तब चेंज आएगा। एक्चुअल में देखो, ऐसे लोगों का बदलाव दो कंडीशन में ही सदगुरु मेरे हिसाब से मिलते हैं। कंडीशंस काफी सारी हैं, बट दो मेजर होते हैं। या तो वो पर्सन बिल्कुल भटक जाए, बिल्कुल भटक जाए, या फिर वो पर्सन को जीवन में बहुत कुछ मिल जाए और उसके बाद भी उसे खालीपन लगे, कि मेरे लाइफ में निर्देश तो है ही नहीं, गाइडेंस तो है ही नहीं, कोई मेरा निर्देशक नहीं है। जब हम्म। उसे ये चीज फिर, जैसे मान लीजिए, आप देखेंगे अंबानीज की फैमिली को, क्यों इतने सदगुरु को मानते हैं? पागल है वो हम्म। लोग? क्या जरूरत है उनको? आप बताइए। या आप किसी भी बड़े, आप चलिए छोड़िए, विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सुंदर सा। विराट कोहली जी के पास क्या नहीं है जी, सही अनुष्का बात शर्मा के पास क्या नहीं, सदगुरु का सहारा ढूंढा ना। अनुष्का शर्मा तो बहुत पहले से जो है नीम करौली बाबा की डिवोटी है, आपको पता है। नहीं है ना? बहुत पहले से डिवोटी है वो, क्योंकि मैं नीम करौली आश्रम के पास में रही हूँ, मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है। तो नीम करौली आश्रम के जो वहाँ के अब जो वहाँ पे बैठते हैं, जो वहाँ पे डोनेशन वाले ऑफिस में जो हैंडल करते हैं, तो हम सभी लोग एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। तो उनसे जब भी मेरी चर्चा होती है, तो वो यही कहते हैं, अनुष्का आज से डिवोटी नहीं, जब वो स्ट्रगल कर रही थी ना तब से डिवोटी है वो। हम्म। बहुत बड़ी अच्छी, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से है लड़की, तो राइट। उसके परिवार वाले जो है संतों में बहुत विश्वास करते थे, और उनके परिवार वालों ने बाबा जी के दर्शन भी किए थे, तो तब से ही डिवोटी हैं। खैर, कहने का मतलब ये, इतने बड़े बड़े लोगों को क्यों जरूरत है सदगुरु की? जब बहुत ज्यादा आ जाता है, और हमें जब गाइडेंस नहीं मिलती लाइफ में, इतना सब कुछ आने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिलती, तब सदगुरु की जरूरत पड़ती है। या जब जीवन में कुछ भी नहीं होता, आप बिल्कुल सड़क पे आ गए होते हो, एक्चुअल जो लाइन यूज करते हैं लेमन लैंग्वेज में, आप बिल्कुल जब फर्श पे आ गए होते हो, तब आपको याद आते हैं जी, कोई मेरे को गाइड करने वाला होना चाहिए, जो मेरे को हाथ पकड़ के इस अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाए। तो हम्म। ये स्थिति हर किसी के जीवन में आती है गीतेश जी, आपको बस वेट करना पड़ेगा, जी। ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। हाँ, तो आठवें घर के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, मेडिटेशन। तो कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का आप ऑब्जर्व करना, अब जैसे विराट कोहली का ही देखिए, वैसे तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं बोल देती हूँ, कि क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है ना उसकी टीम, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी आईपीएल जीती थी। इट वॉज फॉर वेरी फर्स्ट टाइम दे वॉन द आईपीएल। एम आई राइट और रॉन्ग? सो कह सकते हैं, एक संत का आशीर्वाद तो रहता है, एक संत की ऊर्जाएं तो सात्विक होती ही होती है, जबकि ऊर्जाएं भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए,
उससे पहले वो संतों में निष्ठा कम थी विराट जी की। सबसे संतों में निष्ठा बनी तो वो ऊर्जा उसको कैप्चर कर पाया, और जीवन में जो चैनलाइज एनर्जी होती है, किसी भी चीज को चैनलाइज करना। जैसे मान लीजिए मैं पानी फैला रही हूँ, अगर वो मैं पाइप के थ्रू जाएगा मेरा पानी, तो वो एकदम चैनलाइज जाएगा सीधे। अगर वही पानी में यहीं से ऐसे ही फैला दूं, तो वो इधर उधर जाएगा, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब हम किसी संत के पास, गुरु के पास जाते हैं, मेडिटेशन या ध्यान में जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा चैनलाइज होती है, जिसको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग? आठवें घर के ये एट्रीब्यूट्स हैं। और जो बंदा अष्टम में उसका लग्नेश है, वो नहीं करेगा मेहनत जीवन में, मेडिटेशन नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बात आप मेरी लिखित रख लें, ठीक है? 12वें घर के एट्रीब्यूट्स। ओके, तो 12वां घर जो है हमारी लॉसेस का है, जेल का भी है, ठीक है? बहुत सारे लॉसेस का है ये। और विदेश का भी है ये, विदेश जाना, दूर दराज चले जाना, गुम हो जाना, उसका भी है, ठीक है? तो आप देखना जिनका 12वें में लग्नेश होगा, गीतीश जी कैसा लोग विदेश में होंगे। या 12वें में लग्नेश हुई, या फिर जिसका अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो, उस टाइम पे जाए, कुछ कनेक्शन बने। जैसे 12वीं से कनेक्शन बनना जरूरी है विदेश जाने के लिए। आप चेक कर लेना अपनी कुंडली में, है आपके में? नहीं मैम, मेरे तो 12वें में कोई है ही नहीं, पर मेरा लग्नेश 11वें में है शनि के साथ। मैं वृश्चिक लगन की हूँ। मेरा लग्नेश 11वें में है शनि के साथ, लेकिन मेरे बेटे का केतु है 12वें में। देखो, बेटे का केतु 12वें में है, तो उसकी स्टडी सारी केतु है, यानी हाँ, केतु लगनेश और व्हाट। नहीं केतु, नहीं लग्नेश नहीं है मैम। वो भी शायद वृश्चिक लगन का ही है, मेरे को अभी उसका आप लगन नहीं कुंडली पता। एनालाइज करना, आपको मिल जाएगा। जब आप जी जी। बाहर थी, तो आपके 12वें की अंतर पक्का लगी होगी। मैंने आपकी कुंडली देखी तो है, हाँ जी, आपने देखी। आपको प्रिडिक्शन भी तो दी थी किस टाइम पे जी आप गई थी। हाँ, है जी जी। उसमें, आप चेक कीजिए, आप चेक नहीं कर पा रहे, जी तो जी जी। देखिएगा, समझिएगा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी 12वें के एट्रीब्यूट्स, जो कि लॉसेस हैं और व्यय है, कर्जा है बहुत ज्यादा। 12वीं के अंतर लगते हैं ना, बहुत कर्जा हो जाता है कई लोग के ऊपर, अगर नेगेटिव हो तो, कोई ग्रह। लेकिन 12वां घर आश्रम का भी है, मोक्ष का भी है। तो जो 12वें घर के एट्रीब्यूट्स है ना, अगर अगर आपको जेल यात्रा करने का कोई योग बन रहा है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर आपका मतलब बहुत ज्यादा टेंशन तनाव इस टाइप की चीजें हैं, तो ऐसे लोगों को आश्रम में सेवा तत्काल चालू कर देनी चाहिए, तत्काल, किसी भी आश्रम में नियर बाय, ठीक है? और आप ऑब्जर्व करना, अब आप मेरी बात को ऑब्जर्व करना, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली इट इज कल्चर इन पंजाब एरिया। डेरे पे जाके ये लोग जब सेवा करते हैं ना, रह के 3 3 दिन, 6 6 दिन, आप इन लोग का स्टेटस देखना, मनी स्टेटस। तभी आपने नोटिस करा है आप लोगों में से किसी ने? अब से आप नोटिस करके देखना, मेरी तो बहुत नोटिस करी हुई चीज है। जो लोग डेरे पे आश्रम में रुक करके सेवा करते हैं ना, आप उनका देखना, मनी का ग्रोथ कितनी तेजी से हो रहा होगा। आप कभी जी। ऑब्जर्व करना। इसीलिए आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा होगा आश्रम में जाके स्टे करते हैं, रुकते हैं। अभी ये जो एप्पल के ओनर हैं हमारे, स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी, उन्होंने भी काफी टाइम आश्रम में स्टे किया है। जो है ये कुंभ में स्टे करा था, दैट इज ऑल्सो जी आश्रम बात, जी ठीक है? जी। तो कई सारे लोग करते हैं। आप देखना, जो भी आश्रम में स्टे करेगा, उसकी 12वीं की दशा चल रही हो, कोई खराब उसे फल मिल रहा है, तो वो अच्छे में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे लोगों को रेमेडीज हम बताएंगे, ऐसे काम कराएंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम हम वैदिक ज्योतिष से निकाल सकते हैं। मैम, जी। इंटरप्ट। मैम, ये हम्म। जैसे बताया लग्नेश तो 1 नंबर राशि वाले होते हैं ना, जैसे आपने बताया अरीज, मंगल ग्रह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबका लग्नेश है। आपका भी हो सकता है, आपका यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो। तो ओके। 12 लिखा है तो उसके लॉर्ड गुरु है, तो गुरु को सर्च करो, गुरु कहाँ है। 4 नंबर लिखा है तो उसके लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा को सर्च करो। जैसे मेरा 4 नंबर है, मैं कर्क लग्न हूं, तो मैं कर्क चंद्रमा सर्च करूंगी, मेरे चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं।
और मैम जैसे मेरे जो है ना क्या कहते हैं, क्या बोला आपने वो काजू कतली, जो काजू कतली है सबसे, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ना वहां तो है मेरा 3, जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ 6, जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ 9, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ 12। तो यहाँ पे दो मिथुन लगन। लिखा होगा आपका। नहीं, अ, इनका मिथुन लगन है शायद, इनका लगन में 3 लिखा है। और जहाँ पे लगन में 3, जो जहाँ पे 4 4 डाले, लिखा है वहां पे 6 लिखा है कि 5 लिखा है? जहाँ पे 4 लिखा है ना मैम वहाँ पे 6 है, हाँ उस पे तो लिखा फिर है मिथुन जेयू। लग्न हो गई, मिथुन लग्न। बुध ढूंढो अपना, बुध। बुध का। और 1 नंबर में तो मेरी कोई राशि नहीं बैठी। अभी समझ जाओगे आप 1 नंबर में आपकी राशि क्यों नहीं बैठी, सब समझ जाओगे, थोड़ा टाइम ओके। लगेगा। वैदिक ओके। एस्ट्रोलॉजी भास्कर जी बहुत सबसे सबसे डीप और प्यारी साइंस है। एक बार आप हाँ ये जी। समझ गए ना, बहुत इजी है, हम्म। डिफिकल्ट नहीं है। बस 5-6 ओके। कॉन्सेप्ट शुरू के समझने हैं। राशि, राशि के हम्म। लॉर्ड्स, उससे कनेक्ट करने हैं हाउसेस, हाउसेस से हम्म। उनके एट्रीब्यूट्स कनेक्ट करने हैं, महादशा अंतरदशा हम्म। देखनी है। जिस दिन आप ये सीख गए, आप मतलब ये समझ लीजिए बेसिक कुंडली देखना बहुत स्ट्रांगली सीख जाओगे। हम लोग तो खैर बहुत ओके। ज्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कोर्स में, जो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इससे जी ज्यादा जी जी। डीप नॉलेज शेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ मैं जी। आपको एक सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बता रही हूँ, अगर इतना भी कोई सीख जाए ना, हमारी डेमो क्लास से अगर हाँ कोई जी। तमीज से देख ले ना, तो भी बहुत कुछ सीख जाएगा वो। हाँ जी। हाँ जी, तो जैसे मैम आपने बताया जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वहाँ 6 लिखा है वहाँ जेयू लिखा है, जुपिटर यानी कि बुध। हाँ, इसका मतलब आपके जो गुरु हैं वो 6 नंबर में बैठे हैं। ठीक है, केंद्र में बैठे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है। आपके अष्टम 8वें घर में है। 8वें घर में तो मैम राहु और मून बैठे हैं। अच्छा, तभी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, सीखो एस्ट्रोलॉजी। आपको पता है जिनके राहु मून अष्टम में होते हैं उनके लिए रेमेडी होती है एस्ट्रोलॉजी। अगर ऐसे ओके। लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगे ना, रात रात भर जग के वीडियोस देखते रहते हैं ऐसे लोग। मैं आपकी वीडियोस में बहुत देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख के दिमाग में बहुत ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ। और काफी टाइम से सोच भी रहा था कि आपका कोर्स ज्वाइन करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैम ये वाला कोर्स शुरू कब होगा, क्लासेस? We are just about to complete the batch and most probably we'll start it near to 1 September. ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये कहानी है। बहुत कुछ आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं भास्कर जी आज? हाँ जी मैम, आज मेरा पहले ही बहुत मेरी इच्छा थी, मैं कभी लिफ्ट में होता था जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती थी, कभी मैं ड्राइविंग कर रहा होता था, कब लूंगा पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी। ठीक है, तो फिलहाल हमको क्या है, वैदिक ज्योतिष में ही समझ। और पता है वैदिक ज्योतिष से आप जब भी प्रिडिक्शन निकालोगे ना, मैं आप सबको बता रही हूँ, बहुत एक्यूरेट निकलेगी। आप, हम मेरे साथ तो कई लोग सीख रहे हो जो टैरो जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जानते हैं। आप उनके प्रिडिक्शन का भी कंपेयर करना और अपनी वैदिक वालों की, ओके। इतनी एक्यूरेट सटीक बढ़िया प्रिडिक्शंस निकल करके आती हैं, मतलब वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कैसे आ रही है। ओके। मैम वैदिक मेरा एक लास्ट ज्योतिष एक क्वेश्चन बार है कि किसी को आ हम जाए, इवेंट का टाइम निकाल सकते हैं इसमें, वैदिक में? 100%, और सबसे एक्यूरेट इसमें निकाल सकते हो पता है आप। केपी से भी एक्यूरेट? केपी में भी अच्छा निकल जाता है ना भैया, बढ़िया निकल जाता है उससे भी। केपी तो मैम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरे पापा केपी वो करते जो थोड़ा हैं, आई तो नक्षत्र डोंट लेवल की अंडरस्टैंड। चीज है। हम्म। जो वैदिक ज्योतिष है वो आपको एक टाइम पीरियड बताती है कि कौन सा टाइम पीरियड, हम्म। जैसे आपके सप्तमेश की दशा लगी तो इसका मतलब आपका सप्तम जी। आपकी लाइफ में भारी है, यानी चाहे शादी हो चाहे बिजनेस हो। हम्म। उसमें जैसे जैसे हम्म। शुक्र का अंतर लग गया, उसके बाद नवांश कुंडली के भी सप्तमेश लग गए। और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप शादी की तरफ जा रहे हो तो वो शादी की तरफ ले जाएगी, और अगर आपका मन बिजनेस की तरफ है तो बिजनेस। इसके बाद देन हम कॉमन ट्रांजिट की बात करते हैं, जो हम गोचर में देखते हैं, यानी करंटली प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या चल रही है। वो हमें बताती है कि मान लो शादी का महादशा है, सब कुछ है, पर ट्रांजिट मैच हुआ हमारा 11th हाउस में। तो 11th हाउस हम्म। है हमारी इच्छा का हाउस। तो हमारी इच्छा इच्छा पूर्ति। किस, इच्छा पूर्ति की, तो जहां ट्रांजिट मैच होता है वो चीज पहले हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ये वैदिक ज्योतिष का सिस्टम है। हम्म। जिस आप केपी की बात कर रहे हो, केपी से पहले एक प्रश्न कुंडली आती है। प्रश्न कुंडली में जी। और केपी के अंदर क्या डिफरेंस है, या वैदिक क्या है? वैदिक आपको एक ओवरऑल पीरियड का सर्टेनिटी बता रहा है, और उसके बाद प्रश्न कुंडली आपको आपके प्रश्न का आंसर दे रही है। यानी कि मेरी शादी जी। होगी कि नहीं होगी, इसका आंसर प्रश्न कुंडली आपको बताएगी। जल्दी होने वाली है, देर से होने वाली है, मेरी शादी किससे होने वाली है वो बताएगी। और केपी नक्षत्र बेस में जाके उसका इवेंट टाइम बता।
केपी जितनी एक्यूरेसी अच्छा, वैदिक से मतलब अब नहीं। प्रश्न कुंडली चार्ट से हो जाएगी सर? पूरा ये डायग्राम से ही प्रश्न कुंडली डिराइव होती है? प्रश्न कुंडली एक तरह से करंट टाइम, मतलब वो एक अलग सिस्टम है। उसमें हम यूनिवर्स से अच्छा। क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इट्स लाइक कि आपके दिमाग में एक हम्म। क्वेश्चन यूनिवर्स ने पुट किया, तो यूनिवर्स जब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में पुट करती है तो उसका आंसर वो आपको बताना चाहता है ना। तो आप जी। उस समय के तारे सितारों की सिचुएशन को, नक्षत्रों को देखते हो और तब डिसाइड करते हो, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली से डिफरेंट मेथड है। इस समय जन्म कुंडली ठीक है आपके सर, जन्म थैंक की यू। सिचुएशन के हिसाब से आप पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर रहे हो। प्रश्न कुंडली में आप यूनिवर्स से पूछे गए क्वेश्चन का यूनिवर्स के द्वारा दिए गए आंसर के साथ मैच बैठा रहे। देखो, इस समय मैं आप मुझसे ठीक। एक शादी का क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसी समय किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से कोई बिजनेस का क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी के आईसीयू से बाहर आने का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। दोनों करेक्ट। को यूनिवर्स अपने लेवल पे हम्म। आंसर करे, वो प्रश्न को। जी। और केपी उसका डेप्थ ठीक है सर, नहीं है, थैंक केपी आपको टाइमिंग बता देगा उसका। रितिका मैम, मोहन भैया, एक 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 प्रश्न था मेरा। वो प्रश्न बोलिए। ये है, जैसे मैंने आपको बताया जैसे 6 में जुपिटर है। अब मुझे मैंने एक चीज देखी, नोटिस करी आज आपके क्लास में। तो जैसे मेरा क्या कहते हैं, 1 नंबर भाव है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर और 10 नंबर है। ये खाली है, इनमें कोई है ही नहीं, कोई बैठा ही नहीं है। अच्छी बात है, नहीं बैठा था। नहीं, इसका एक मतलब नंबर। इनके कंजक्शन होंगे, काफी प्लैनेट्स जुड़े होंगे आपके इकट्ठे ना। हाँ, काफी जुड़े हुए हैं। तीन से जैसे जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ मार्स और एल लिखा है। दूसरे नंबर में केतु है, छठे में जुपिटर है, 9वें नंबर में एनयू और यूआर लिखा हुआ है, 11वें में एसए और एमयू लिखा हुआ है। हाँ, कई बार। नहीं, अभी सब समझ जाओगे। अभी क्या है ओके। ना, अभी अपनी इंग्लिश में उसको इसको आप, उसको आप हिंदी में जो है कर लेना। तो उससे क्या है, आपको आसानी होगी करने में। हिंदी में अच्छी फीलिंग आती है मेरे हिसाब से प्लैनेट्स को समझ। मुझे मुझे मैं मुझे डर लग गया देख के कि सारे प्लेनेट तो खाली पड़े हैं मेरे, सारे के नहीं सारे। नहीं, मिलेगा क्या किसमें? अच्छा, मेरा चार्ट भी ऐसी है। पूरा केंद्र खाली है, ऊपर का खाली, सारे प्लैनेट्स मेरे नीचे है। एक ने तो मेरे को ये कह दिया कि आपकी जिंदगी उसकी तरह रहेगी, किसकी तरह, क्या बोलते हैं, मिसाइल। नीचे से आग अच्छा। लगी हुई है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं जा पा रहा। मतलब लोगों की प्रिडिक्शन इतनी खतरनाक। मैं तो मार्केट में कई लोगों को ऑब्जर्व करते रहती हूँ, बिल्कुल मौन हो जाती हूँ इस वक्त, समझ नहीं आता क्या। प्रिडिक्शन वैदिक की इतनी आसान है, इतनी अच्छी है, लोगों को करनी ही नहीं आ रही। मैं तो 90% जितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे को तो पता नहीं क्यों इनकी नॉलेज में गड़बड़ी लगती है बड़ी। तो या तो मत बोलो जो नहीं आता, हाँ, और जो बोल रहे हो एटलीस्ट वो पुख्ता होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। आपको पता है, अगर हम गलत शास्त्र की नॉलेज देते हैं ना, तो ये गरुड़ पुराण की लाइन है कि हमको एक अलग तरीके के नरक में डाला जाता है, और ओके। बहुत बड़ा यू। अपराध है उसका, गलत शास्त्र की नॉलेज देने का। तभी समझते तो नहीं है ना ब्राह्मण इतने लोग। कष्ट में आए हैं आजकल। हम्म। ब्राह्मण कष्ट में आए, तभी तो कलयुग इस तरीके से बढ़ रहा है। ये ब्राह्मण हम्म। भ्रष्ट हुआ ना। तो मैं मतलब ये मैं कोर्स में कंटिन्यू करूँ, मैं कोर्स में एनरोल कराऊं, और बाकी जो एक पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में कोई नहीं बैठा तो इससे टेंशन फ्री हो जाऊं कि हाँ, इतना कुछ वो नहीं होगा। टेंशन कभी भी किसी को नहीं लेनी। मेरी नजर में सारे चार्ट बहुत अच्छे होते हैं। आपको पोटेंशियल निकालनी होती है। अब आप किसी इंसान के 12वें में ग्रह है, अब वो आदमी अगर लीगल मैटर में किसी में लग जाए ना, वो किसी आश्रम हम्म। में बड़ी सेवा करने लग जाए। क्यों, हम्म। आश्रम वाले मठ वाले लोग को आपने देखा नहीं है क्या कभी? अगर वो हाँ वही जी। वो सेवा करने लग जाए ना, तो वो कहाँ से हम्म। कहाँ पहुंचे। छठे घर का आदमी अगर वो थोड़ी कुत्तों की सेवा करने लग जाए ना, जरा भी, तो वो हम्म। कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हमको लोगों को उसके रास्ते गाइड करना है। अब जिसका छठे घर का छठा घर स्ट्रांग है ना, लड़ने हम्म। झगड़ने वाला घर स्ट्रांग है उसका, अब वो काम कर रहा है बीएससी। अब मैंने कल एक चार्ट हाँ। देखा, वो बच्ची, उसका नर्सिंग का योग था, उसकी माँ उसको बीएससी करा रही है। तो मैंने कहा तुम बीएससी में भी पैसे वेस्ट कर रही हो, 5 साल बाद इसका ब्याह हो जाएगा, ये ब्याह के बाद भी पछताएगी कि मैं नर्सिंग क्यों नहीं करी, फिर हम्म। बच्चे पैदा करेगी, 20 साल वेट करेगी, बच्चे मेरा सपना हम्म। पूरा करेंगे। तो हम्म। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग को गाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, अब इसके अकॉर्डिंग चलो। कोई चार्ट खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, आपको उसके तरीके से चलना है, ध्यान रखना हमेशा। अच्छा, अच्छा, ये एक अच्छा। रोड, मैंने अब बताया ना, ठाकुर जी ने हमको एक पूरा एक डिजाइन बना के दिया हुआ है कि बेटे ये
तुम्हारा अलाइनमेंट है ग्रहों का, जो तुमने पास्ट डीड्स तुम्हारे रहे हैं, दिस इज योर अलाइनमेंट, एंड नाउ यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम हम्म। उसको समझना है कि कैसे हम इसके अकॉर्डिंग वर्क करें। दैट इज ओनली वैदिक ज्योतिष। पहले हर किसी को वैदिक ज्योतिष आती थी, हर गुरुकुल में हर बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता था। हाँ जी। ठीक है। हाँ गीतेश जी, कराते हैं कोर्स स्टार्ट, बस हमारा बैच कंप्लीट हो ही रहा है। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए आप सभी के लिए यही था। धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, समझेंगे। और कोर्स का ब्रोशर में एक बार ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, जिसको हाँ पर्सनली जी। चाहिए दैट कैन आस्क, दैट पर्सन कैन आस्क मी पर्सनली। ऑलमोस्ट जो बच्चे आ रहे हैं सभी ने एनरोल कर ही दिया है मुझे लगता है। हम्म, और ये भी आज बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका, भास्कर जी। बात करिए। भास्कर जी जी। भी ठीक है, आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा कोर्स है, लंबे टाइम तक हाँ चला जी। रहे हैं हम इस कोर्स को, और ज्यादा अच्छी डीपर नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। जी मैम। देर इज वन मोर गर्ल, जया जी। कैन यू लिसन मी जया जी? एम आई ऑडिबल टू यू? या माइक इज म्यूट फ्रॉम दैट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाके अनम्यूट का बटन दबाती हैं तो खुल जाएगा वो। और अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो मे बी दैट कुड ऑल्सो बी द प्रोबेबिलिटी। चलिए। तो कोई भी आपका डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सून वी विल क्रिएट द ग्रुप, और उसमें फिर आप लोग डाउट्स और अच्छे से पूछिएगा। और जो हमारा पूरा कोर्स रहेगा ना, आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगी या नहीं, भैया पढ़ाएंगे या नहीं। हम दोनों हाफ ऑफ कोर्स लेकर के चलेंगे, आधा मैं आधा भैया। ठीक है। ये कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना, कई लोग पूछ रहे कौन पढ़ाएगा जी, है ना। तो दोनों ही आधा आधा पढ़ाएंगे। ठीक है जी। चलिए। थैंक यू श्री दी, टेक केयर। राधे जी राधे, मैम। थैंक यू सो मच, गुड थैंक नाइट। यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।